फॉर्म 17C इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है या कानून का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम अपलोड करें। चलिए वो बात छोड़िए। आपको मालूम है कि हर एक मशीन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कैलकुलेट करता है कि कब फ़ोन आया कब नहीं आया। ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसका भी दो सिस्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हर एक मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या तो एंड्रॉयड है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो जो विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर मशीन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सारी एक्टिविटीज़ मशीन की वो रिकॉर्ड करता है। मोबाइल फ़ोन की सारी एक्टिविटी, इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मोबाइल फ़ोन ले लेता है पता करने के लिए कि कब कॉल आया कब नहीं आया, अवैध कॉल था, वैध कॉल था, ठीक है ना। तो वो सारा उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो निश्चित रूप से इस मशीन का भी रिकॉर्ड है। ये तो है नहीं कि इस मशीन का कोई रिकॉर्ड नहीं, हर एक मशीन का रिकॉर्ड होता है। इसको बोलते हैं एक्टिविटीज़ लॉग्स। लॉग होता है आपके मोबाइल फ़ोन में। लॉग क्या है? किस टाइम कॉल आया, वो सब लॉग्ड है। जैसे आप हम अस्पताल में जाएं तो MRI होता है ना, तो MRI सब लॉग होता है, वो भी मशीन है। तो ये लॉग को हिफाजत से रखना चाहिए। ये लॉग से पता चल जाएगा किस किस्म वोटिंग ख़त्म हुई, किस वक्त वोटिंग ख़त्म हुई, क्या वोट वैध थे या अवैध थे, ये भी पता चल जाएगा। और ये बताएंगे कि किस टाइम कब वोटिंग हुई। अगर 6 बजे वोटिंग बंद होती है तो कैसे वहाँ वोटिंग हुई 5 से 6 बजे तक। तो ऐसे ही हर एक साइबर क्राइम ऐसे ही डिटेक्ट करते हैं लोग कि कौन सी धांधलेबाजी हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एविडेंस है जो हिफाजत से रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 30 दिन के लिए ये डेटा रखते हैं, 30 दिन के बाद गायब हो जाएगा। क्रूशल डेटा है। तो हम आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, आग्रह क्या, ये उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि हम आरोप लगा रहे हैं कि आप 17C फॉर्म आप अपलोड करते नहीं, ये बताते नहीं कि कितनी वोटें डाली गई, उनकी संख्या क्या थी, और जब काउंटिंग होगी तो उस समय आप काउंट करके तो आप नतीजा डिक्लेयर कर दोगे कौन जीता कौन हारा। उस समय तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, फिर तो इलेक्शन कमीशन फाइल करनी पड़ेगी। तब तक पार्लियामेंट के नतीजे आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये जो लॉग्स हैं, ये जो डेटा है मशीन का, EVM मशीन का, इसको लगभग 2 या 3 साल हिफाजत से रखना चाहिए। और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और हर फेज ऑफ वोटिंग जो पोल में होता है वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए, ताकि गलत अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं चुना जाए। एंड ये भी हमें पता करना चाहिए कि कैसे कैसे वोटिंग परसेंटेज कब हुई, ताकि ये देखिए, ये तो मशीन का मामला है ना, ये तो कोई छुपा नहीं सकता। और जब वोटिंग क्लोज डिक्लेयर हो गई
और उसके बाद रिवाइज्ड आपने बोला कि इतने वोट और पड़े हैं, तो कैसे हुआ वो जब वोटिंग डिक्लेयर क्लोज हो गई? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला मैं देश के सामने लाना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम बताएं कि किस तरह से अवैध तरीके से मशीन में मैनिपुलेशन होता है, तो हम तो बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, ना सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ना सोर्स कोड हमारे पास है, ना कोई दे सकता है। तो मशीन के पास तो सब कुछ है ना। तो अगर आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दोगे और ये रिकॉर्ड मशीन में ही रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि अवैध तरीके से वोटिंग हुई या अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी को डिक्लेयर किया गया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया? ये एक बहुत ही अहम सवाल हम उठा रहे हैं और इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को ये डेटा देने का और काउंटिंग के पहले ये बताने का कि ये कब, और काउंटिंग के पहले ये बताने का कि ये कब वोटिंग ख़त्म हुई और किस तरह से ख़त्म होने से पहले कितने कैसे वोट पड़े। क्योंकि होता क्या है कि जब 5:30 तक या 5:45 तक लोग चले जाते हैं, वोटिंग ख़त्म हो जाती है, तो जो बाकी जो लोग जिन्होंने वोट नहीं किया वो बटन दबाए जाते हैं। ये भी पता चल जाएगा मशीन से, ये सब जानते हैं। तो इस बात की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आप वोट तो काउंट नहीं कर रहे, आप तो केवल बता रहे हो, जो डेटा है आपका मशीन का बता रहे हो। तो पहला तो हमारी आग्रह ये है और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि ऐसा हो। दूसरा, ये जो फॉर्म 17C है, ये तो प्रदेश वाइज रखा जाता है ना, हर प्रदेश में। और अगर हर प्रदेश में ये फॉर्म 17C रखा जाता है कि फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए कि ये डेटा अपलोड स्टेट लेवल पे कर दें। क्योंकि वो तो स्टेट लेवल के, सारा इलेक्शन तो स्टेट लेवल पे हो रहा है ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ द CEC। तो डेटा 17C फॉर्म तो वही है ना सारे, तो वहां अपलोड हो जाए, उनकी साइट में अपलोड हो जाए, वो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जो भी महत्व उसका भी महत्व है, लेकिन मैं देश के सामने वो बात लाना चाहता हूं, ये जो पोस्टल बैलेट है ना, कोई भी पार्टी इसको सीरियसली नहीं लेती, गंभीरता से नहीं लेती। एंड पोस्टल बैलेट के तो लोग पूछते भी हैं कि कितने पड़े। अब क्या है कि सीनियर सिटीजन के वोट उनके घर से दे सकते हैं, वो घरों पे जाकर वोट दे सकते हैं, उनका कोई काउंटर सिग्नेचर नहीं होता। तो मालूम नहीं कितने ऐसे वोट होंगे, कोई पारदर्शिता है ही नहीं। आपने देखा कि कई जगह लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरा तो बटन दबा दिया गया किसी ने बीजेपी के पक्ष में। तो अगर हमने चुनाव को पारदर्शिता के साथ करवाना है और निश्चित रूप से वाकई में जो जीता है उसी को ही जितवाना है, तो ये बातें हमारे सामने, ये बातें कोर्ट के सामने रखनी चाहिए और ये बातें कोर्ट के द्वारा इन पे आदेश होना चाहिए कि आप सारे लॉग्स रखो और काउंटिंग से पहले ये जो लॉग्स हैं ये डिस्क्लोज करने चाहिए।
और तब पता चल जाएगा कि काउंटिंग में, काउंटेड वोट्स में और पोल्ड वोट्स में कितना अंतर है। नहीं होगा अंतर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहते हैं कि अंतर हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप बता ही सकते हो कि आप खुद कहते हो कोई अंतर नहीं है, और अगर अंतर है तो फिर आप काहे को छुपा रहे हो। और पहले होता था, स्टेट लेवल पे अपलोड होता था पहले, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कि जो हम जो कह रहे हैं वो कभी पहले नहीं हुआ। और ये तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं कुरैशी साहब, वो भी कहते हैं ये बात। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कल गुरुग्राम में थे, आपको याद होगा, और गुरुग्राम में उन्होंने जाकर कल क्या कहा, मैं हिंदू की रिपोर्ट आपको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। गुरुग्राम में उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के बारे में बात कही कि इंडिया ब्लॉक चाहती है कि जो रिजर्वेशन हमने गारंटी किया है संविधान के अंतर्गत शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ओबीसीज को, वो दिया जाए वोट जिहाद को। ये कहा कि जो रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी की, ये इंडिया ब्लॉक चाहती है कि वोट जिहाद को दिया जाए, मतलब कि मुसलमानों को दिया जाए। ठीक है ना। अब देखो, भगवान जी को तो इतिहास पता नहीं बेचारों को। जो रिजर्वेशन हुआ था आर्टिकल 16 के अंतर्गत, वो अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में कांग्रेस ने दिया था। रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, wherever it is found that any community, SC, ST और backward classes are not adequately represented, कि उनकी संख्या कम है नौकरियों में, तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आर्टिकल 16 के अंतर्गत एक कानून लाया जा सकता है जिसमें वो नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन। ये तो 1951 में हुआ था। तो भगवान को तो ये नहीं मालूम, दिया तो हम ही खोलेंगे। दूसरा, आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन दिया गया था बैकवर्ड कम्युनिटी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, वो भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और वो 93 संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 2005 में आया, बट 20 जनवरी 2006 से लागू हुआ। तो representation or reservation in educational institutions of other backward classes, SC, ST और other backward classes, वो भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। भगवान को ये भी नहीं मालूम। तो हम ही ने दिया तो हम ही छीन लेंगे। भगवान तो देता है, कभी छीनता नहीं। उन्हें तो दिया भी नहीं। तो SC, ST का प्रावधान और रिजर्वेशन, OBCs का रिजर्वेशन, नॉट ओनली दैट, फिर एक और संशोधन लाया गया आर्टिकल 16(4) में, जहां ये कहा गया कि प्रमोशनल पोस्ट पे भी रिजर्वेशन SC, ST को दिया जाएगा। वो भी कांग्रेस पार्टी लाई। लेकिन हमारे भगवान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो इंडिया ब्लॉक इसको छीनना चाहती है वोट जिहाद के लिए, मतलब कि मुसलमानों के लिए। तो कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसी बात कर सकता है? प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात करनी चाहिए? अगर आपको संविधान का इतिहास नहीं मालूम तो आप मत बोलिए।
और अगर आप ये चाहते हो कि इस आधार पे कि हम मुसलमानों के बारे में बात करेंगे, तो आप राजनीति कर रहे हो, वो भी ऐसी राजनीति जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है, वो छीन ही नहीं सकता। फिर भी आप कहे जा रहे हो कि आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास, मतलब कि अच्छे दिन, देश के सामने जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करो। ये बताओ कि भाजपा और आपके सहयोगी दल किस तरीके से उन संविधाओं, उन मुश्किलों का सामना करेंगे। वो बातें तो आप करते नहीं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इस लेवल तक इतनी गिरावट आ गई हमारे चुनाव के दौरान कि बड़े बड़े लोग जो हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना चाहते हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, और फिर इस पे सीईसी कुछ नहीं करेगी, मैं आपको आज भी बता सकता हूं, न नोटिस भेजेगी, न कोई चिट्ठी लिखेगी। तो ये दो बातें जो बहुत अहम थी मैं आपके सामने लाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। कल प्रधानमंत्री ने रैली में कहा कि अगर 1971 में हम प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहब कॉरिडोर हम यूं ही नहीं दे देते पाकिस्तान को, उन सैनिकों को वापस करने को लेकर, जिस तरह से हम वापस। हाँ, तो 1950 में अगर ये प्रधानमंत्री होते तो संविधान क्या होता, इनसे पूछ लीजिए, इनके लोग क्या कहते थे उस समय। ये संविधान ही नहीं होता, क्योंकि ये संविधान तो मानते ही नहीं थे, ये तो भगवा झंडा को मानते थे। तो अगर मैं होता तो फिर ऐसा करता। लाल आंख तो दिखा नहीं पाएंगे चीन को, आपको मालूम है। मैंने जैसे बोला ना, PMLA इनकी लाल आंख है, प्रधानमंत्री की लाल आंख, उसी के द्वारा ये राजनीति कर रहे हैं। उस समय तो PMLA भी नहीं था, तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। नहीं, एक्चुअली अगर प्रधानमंत्री उस समय होते हमारे मोदी जी, तो मतलब कि इतनी खुशहाली आती, प्रधानमंत्री बनते ही बोले कि सभी को रोजगार मिल जाता, हरित क्रांति हो जाती, कमाल हो जाता। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान उस समय प्रकट नहीं हुए। सर, उन्होंने ये तक बोला है कांग्रेस पार्टी को ब्लेम करते हुए, कांग्रेस पाकिस्तान की तरफ जो है सॉफ्ट रही, इस वजह से जो है करतारपुर साहिब उस समय हमारे देश का हिस्सा नहीं बन पाया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट रही। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं आज के दिन, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के प्रति? कुछ कदम उठाया? हमने तो 1965 में जब युद्ध हुआ जीते, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी पाकिस्तान गए नहीं, यही जाके हवाई जहाज में वहाँ जाते थे ना, यही तो गए थे, हम तो नहीं गए थे। इन्होंने ही नवाज शरीफ